हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला था अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब बेटा शांत पानी था, पानी बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा, तो पर्सन कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है? उसमें रिवर में फ्लो कर रहा है, स्विम कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी दी है बेटा, ये मैन की हमें वेलोसिटी दे रखी है जो थी 4 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद में बोला है हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड। एक बेटा 1 किलोमीटर वाइड रिवर थी, मान लीजिए ये रिवर है, इसकी जो विथ दे रखी है हमें ऐसे, ये जो विथ है, ये इसकी बेटा विथ दे रखी है हमें 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1000 मीटर। इसको क्रॉस करना चाह रहा है पर्सन, तैर के ऐसे सामने पहुंचना चाह रहा है, तो कितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, हमसे पूछा था। अब आगे बोला है इफ द रिवर फ्लोज स्पीडली एट 3 किलोमीटर पर आवर। जो बेटा रिवर के फ्लो होने की वेलोसिटी दी है हमें, वो दी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बताया है एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स। जो बेटा मैन है, जो अपने स्ट्रोक्स मारता है, जो हाथ पैर चलाता है तैरते टाइम पर, तो स्ट्रोक जो मार रहा है बेटा, वो रिवर के नॉर्मल डायरेक्शन में मार रहा है। इसका मतलब पर्सन ऐसे तैर रहा है, ऐसे। पर्सन की जो खुद की जो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन है, जो मैन की डायरेक्शन है बेटा, वो ये है डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन है ना। इस डायरेक्शन में पर्सन स्ट्रोक मार रहा है, लेकिन बेटा यहां पहुंचेगा थोड़ी वो सामने। सोचो, खुद ऐसे तैर रहा है, रिवर इधर को चल रही है, तो बेटा रिवर क्या करेगी, धकेल को उसको ऐसे आगे पहुंचाएगी, कहीं टेढ़ा पहुंचेगा वो। तो देखो ये रिवर फ्लो कर रही है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आप देख रहे हो दो वेलोसिटी बेटा यहाँ पे काम कर रही हैं। एक तो मैन ऐसे तैर रहा है बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से, और बेटा रिवर ऐसे आगे को चल रही है। तो इसका मतलब पर्सन कैसे जाएगा, दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। जैसे हमने बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, रेन ऐसे हो रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड, और बेटा हवा ऐसे चल रही थी विंड, तो पर्सन बेटा वो जो रेन थी कुछ ऐसे हो गई थी। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में हुई थी रेन, खुद की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। ऐसे बेटा पर्सन तो ऐसे तैरना चाह रहा है, रिवर ऐसे चल रही है, तो कहां पे जाएगा ये तैरते हुए, जो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, जो इन पर बेटा ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसके डायगोनल कॉलम। देखो पैरेललोग्राम का मतलब आमने सामने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये बन गया। अब बेटा इसका जो डायगोनल है, डायगोनल कहां से लेते हैं, जहां से बेटा हमारे ये वी आर और वी एम है, उधर से हम डायगोनल लेंगे। तो देखो ये रहा डायगोनल, इसका मतलब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो आपसे क्या पूछा था कि उसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। बेटा देखो यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिधर की डिस्टेंस पता है बस उधर की वेलोसिटी ले लो। आपको डिस्टेंस कौन सी पता है बेटा, ये वाली डिस्टेंस पता है सीधी, तो सीधी वेलोसिटी कौन सी है, वीएम। तो आपको रिवर को क्रॉस करने का टाइम मिल जाएगा। अगर बेटा आपको एक टेढ़ी डिस्टेंस दी होती ये वाली, तो इस वेलोसिटी को ले लेते। ये डिस्टेंस दी होती तो बेटा हम इस वेलोसिटी को यूज करते। तो कहने का मतलब है जिधर की डिस्टेंस उधर की ही वेलोसिटी। तो हमसे पूछा था पहला क्वेश्चन, टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। तो बेटा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी वाली पता है बेटा, ये वाली डिस्टेंस पता है हमें, तो डिस्टेंस है हमारी 1 किलोमीटर अपॉन स्पीड। बेटा स्पीड कौन सी लेंगे, इस डिस्टेंस के अलोंग कौन सी स्पीड दिख रही है, वीएम अपॉन में वीएम। तो 1 किलोमीटर अपॉन में जो बेटा वीएम था वो हमें दे रखा था 4, तो 1/4 ये बेटा किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी। तो टाइम देखो हमने डिस्टेंस लिए किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो बेटा ये तो टाइम निकल कर आया। तो टाइम क्या निकल कर आया, 1/4 आर आ गया। बेटा अगर इसी को मैं मिनट में देखूं तो इंटू 60 कर दो। तो कहने का मतलब है भाई 15 मिनट का टाइम लगा। तो पर्सन को रिवर को क्रॉस करने में 15 मिनट का टाइम लगा। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ फार फ्रॉम द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। जब बेटा वो सामने पहुंचेगा, मान लिया चला तो वो ए से था, लेकिन बेचारा पहुंचा कहां पर है, सी पर। उसको पहुंचना कहां था, बी पर पहुंचना था। तो भाई कितना नीचे जाके लगा वो रिवर की डायरेक्शन में, बी सी डिस्टेंस। तो आपसे बेटा ये वाली डिस्टेंस और पूछिए। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं,
अगर रिवर फ्लो नहीं करती तो बेटा वो सीधे बी पे पहुंचा होता, लेकिन रिवर के फ्लो होने की वजह से बेटा रिजल्टेंट इधर को हो गया, तो वो बी की जगह कहां पहुंचा है, सी पर पहुंचा है। तो पहुंचना उसे सामने था, तो कितना नीचे लग के पहुंचा, एक्स डिस्टेंस दूर पहुंचा है वो। तो आपसे ये एक्स पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, जिधर की डिस्टेंस उधर की स्पीड। और बेटा एक और चीज ध्यान रखना, वीएम वेलोसिटी से ए बी डिस्टेंस का टाइम, वी रिजल्टेंट से एसी डिस्टेंस का टाइम, और वी आर से बेटा कौन सी डिस्टेंस, बीसी का टाइम, सारे टाइम कैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे बेटा 3% दौड़ते हैं, जो सबसे तेज दौड़ता है बेटा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में, स्लो वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो बेटा ऐसे ही वी रिजल्टेंट सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, उतने टाइम में बेटा वीएम की डिस्टेंस कम है, और ये डिस्टेंस और कम है क्योंकि बेटा वी आर सबसे छोटा है, उससे बड़ा वीएम और सबसे बड़ा वी रिजल्टेंट। तो बेटा याद रखना है, इस वाली डिस्टेंस के लिए, मतलब इस वाली वेलोसिटी के लिए, इस वाली वेलोसिटी के लिए और इस वाली वेलोसिटी के लिए, इन डिस्टेंसेस का जो टाइम होगा बेटा सब में कॉमन होगा, ये हमें याद रखना है इन क्वेश्चंस में। तो आपसे पूछा था डिस्टेंस बीसी कितना होगी, इसका मतलब वो सामने वाले बैंक पर कितना नीचे पहुंचेगा। तो आप देखो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, बाई डिस्टेंस इक्वल टू, बाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा मुझे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, मुझे निकालनी है डिस्टेंस बीसी। स्पीड कौन सी बेटा, जो बीसी की डायरेक्शन में कौन सी स्पीड है, इसके पैरेलल रिवर के देखो फ्लो की वेलोसिटी है वी आर। और बेटा टाइम मैंने आपको बता दिया, बीसी का टाइम, ए बी का टाइम, ए सी का टाइम, तीनों बेटा बराबर होंगे। तो देखो मैंने ए बी का टाइम निकाला था ना, ये यही टाइम सब में लगेगा, तो बेटा टाइम में कोई चेंज नहीं है। तो वी आर हमारा कितना था, वी आर था हमारा बेटा 3 इंटू कितना टाइम था, टाइम था हमारा 1/4 आवर का, 1/4। तो बेटा इतने किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 1/4 इंटू में 1000। बेटा यहाँ से 250 750 आ गया। तो इसका मतलब ये सामने वाले किनारे पर कितना दूर जाके लगेगा, 750 मीटर जाके लगेगा। तो बेटा इस बात को मैं नोट में लिख दूंगा आपको, हालांकि इस क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं हुआ इस बारे में, अगर होता भी तो बेटा आप याद रखना कि टाइम जो ए से लेकर बी तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम बेटा ए से सी तक में लगेगा, उतना ही टाइम हमें ए से यहां बोलो चाहे बेटा बी से सी बोलो, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर होती है, उतना ही टाइम मुझे बी से सी में लगेगा। तो इन तीनों डिस्टेंसेस के लिए टाइम बराबर लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये टाइम कैसे बराबर लग रहा है, डिस्टेंस तो ये ज्यादा है। तो बेटा स्पीड भी तो ज्यादा है, इसलिए टाइम बराबर रहा तीनों में। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई तेज दौड़ता है तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। हाँ भाई, अब हम देखो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, जो हम पैरेललोग्राम लॉ हमने डिस्कस किया, ट्रायंगल लॉ डिस्कस किया, उससे हम बेटा दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे, दो वेक्टरों को मिलाते थे। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक वेक्टर को दो या ज्यादा वेक्टर्स में तोड़ना। तो जो रिजोल्यूशन होता है वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ने की प्रोसेस होती है। बस क्या ध्यान रखना है, जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैं कहूं बेटा ए वेक्टर ने हमें कोई भी रिजल्ट दिया, अब मैंने ए को बी और सी में तोड़ दिया, तो बी और सी मिलके मुझे वही रिजल्ट दें जो ए वेक्टर ने दिया था। वो रिजल्ट बेटा हमारा किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। मान लिया बेटा ए वेक्टर कोई फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स है, मैंने दो फोर्स में तोड़ दिया बी और सी में, तो बी और सी का भी रिजल्टेंट 5 ही आना चाहिए। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लिया ए वेक्टर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो बेटा मैंने उसको बी सी और डी तीन में तोड़ दिया मान लिया, तो बी सी और डी मिलके भी मुझे वही वेलोसिटी देनी चाहिए जो रिजल्टेंट थी। तो रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं बदलना चाहिए। तो रिजोल्यूशन का मतलब वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ने की प्रोसेस होती है, प्रोवाइडेड रिजल्टेंट इफेक्ट शुड नॉट चेंज। इसका मतलब टुकड़े भी मिलके वही दें हमें रिजल्टेंट जो अकेला रिजल्टेंट हमें प्रोवाइड कर रहा था। तो मैं लिख रहा हूं इसको, तो बेटा हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ
splitting a single vector into two or more vectors provided resultant effect should not change। जैसे मैं लिखूं, अगर भाई ए वेक्टर हमारा इक्वल है बी सी और डी के, बेटा इसका मतलब है जो काम ए वेक्टर अकेला कर रहा था वो काम बी सी और डी मिलके कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने ए वेक्टर को तीन वेक्टर में तोड़ दिया, तो यहाँ पर ए वेक्टर रिजॉल्व हुआ है बी में, सी में एंड डी में। तो यहाँ पर कह सकते हैं हियर ए वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू थ्री वेक्टर्स। कौन कौन से? बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो ये थी हमारी रिजोल्यूशन की प्रोसेस। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D। 2D का मतलब टू डायमेंशन में। बेटा जैसे हमने माना भाई हमारे पास ये ए वेक्टर था, मैं आपसे बोलूं बताओ इस ए वेक्टर की लेंथ क्या है, तो बेटा इसकी लेंथ को हम डायरेक्ट ए बोल देंगे। अब मुझे इस वेक्टर को टू डायमेंशन में तोड़ना है, इसका मतलब एक मैंने x मान ली और एक मैंने y मान ली, तो इसके दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा x में लेके जाना है, एक टुकड़ा y में लेके जाना है। तो देखो ये तो मेरी बेटा x डायरेक्शन है और ये थी y डायरेक्शन। अब मुझे इसका एक टुकड़ा रखना है x में, तो बेटा देखो मैंने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो टुकड़ा है बेटा ये वाला इतना, ये x डायरेक्शन कह लोगे, इसको मैं बोल रहा हूँ ax। और ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे डाला परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये जो टुकड़ा आया बेटा ये y कह लोगे, इसको बोल रहा हूं मैं ए वाई। तो अब आपसे मैं बोलूं कि भाई ए वेक्टर के दो टुकड़े हो गए, एक ए एक्स में एक वाई ए वाई में। बेटा ये भी हमारा ए वाई है, इतनी लेंथ ये होगी सामने ए वाई। इनको मैं नाम दे दे रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं ओ, इसको पी, इसको हाँ बेटा। अब इसके बाद देखिए आप, मैंने तोड़ दिया ऐसे यहां तक, तो मैंने ये पॉइंट मान लिए ओ पी क्यू और आर। देखो हमें बेटा वेक्टर में मतलब होता है केवल हमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक जाने का। तो देखो मुझे जाना है ओ से क्यू तक, तो मुझे ओ से क्यू तक कौन लेके जा रहा है? ए वेक्टर। तो मैं ओ से क्यू तक गया ए वेक्टर के थ्रू, तो बेटा ओ से क्यू जाने का दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास? ओ से मैं पी तक जाऊं, उसके बाद में मैं कहा जाऊं? पी से क्यू तक जाऊं, तभी बेटा मैं ओ से क्यू पहुंच जाऊंगा। तो हमें बेटा वेक्टर में रास्ते से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इनिशियल और फाइनल। जैसे भी हम पहुंच रहे हैं बेटा हम इनिशियल से फाइनल, सारे इफेक्ट हमारे लिए बराबर होंगे। तो मैं इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट ए वेक्टर से भी गया, या बेटा मैं ऐसे जाता पहले ओ से पी तक जाता फिर पी से क्यू तक जाता, एक ही मतलब था। तो इसका मतलब ओ से क्यू डायरेक्ट जाना हमारा ओ से पी तक फिर पी से क्यू तक जाने के सम के बराबर है। तो अगर मैं ओ से क्यू तक की बात करूं बेटा, तो ओ से क्यू तक कौन लेके जा रहा है मुझे? ए वेक्टर। ओ से पी तक कौन लेके जा रहा है बेटा? तो ओपी वेक्टर चाहिए मुझे। तो वेक्टर के पास बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। तो बताओ ओपी की लेंथ कितनी है बेटा? मैग्नीट्यूड ओ से पी तक का ए एक्स। कौन सी डायरेक्शन में था बेटा? ओपी हमारा एक्स में, तो डायरेक्शन के लिए क्या आ गया? आई कैप। तो ये बेटा हमारा ओपी वेक्टर हो गया। ऐसे मैं लिखना चाह रहा हूं पी क्यू वेक्टर, तो आपको दिख रहा है पी से क्यू बाई डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन पता है। और पी क्यू की लेंथ कितनी है? जो बेटा इसकी लेंथ है ओ आर की, तो लेंथ हमारी बेटा पी क्यू की कितनी है? ए वाई। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन बेटा पी से क्यू हम वाई के पैरेलल जा रहे हैं, तो डायरेक्शन कौन सी है? जे के। बेटा इस तरीके से हमारा ए वेक्टर दो वेक्टर्स में ब्रेक हो गया, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। बेटा इस तरह से
ए वेक्टर का रिजोल्यूशन हो गया एक्स में और वाई में। ये हम कहा गए थे, इन ट्राइंगल ओपीक्यू में गए थे बेटा। इस तरह से मैंने रिजोल्यूशन कर दिया वेक्टर का। अब मैं आपसे बोलूं, बताओ भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। इसका मतलब इस ए वेक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ निकालते हैं। तो अपनी नॉर्मल ट्रिग्नो यूज करेंगे हम। तो अगेन मैं इस ट्राइंगल में चल रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। बेटा आपको दिख रहा है ये जो ओ क्यू है हाइपोटेन्यूज है, ओपी बेस है, पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं भाई हाइपोटेन्यूज जो होता है किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, ओ क्यू। बेस कौन है, ओपी। परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू। तो बेटा कितनी लेंथ होगी ओ क्यू की, लेंथ को हम क्या बोलेंगे, खाली ए बोल देंगे। ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, चाहे ऐसे लिख दो आप, ए वेक्टर का मोड अंडर रूट में ओपी। ओपी बेटा ए एक्स था, ए एक्स का स्क्वायर। पी क्यू क्या था बेटा हमारा, ए वाई था, तो ये आ गया ए वाई का स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया कि भाई ए वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन का मतलब हमारा सिंपल एंगल से होता है। तो बेटा मैंने ए वेक्टर का एक्स के साथ एंगल थीटा मान लिया। तो मैं अगेन इसी ट्राइंगल में चल रहा हूं, तो अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू, अपॉन में बेस कौन है, ओपी। तो पी क्यू जो था हमारा कितनी है लेंथ, ए वाई। ओपी कितनी है हमारी, ए एक्स। तो यहां से बेटा हम जो थीटा निकालेंगे, टेन थीटा हमारा निकल कर आ गया ए वाई अपॉन ए एक्स। ये हमें टेन थीटा मिल गया। अगर हमें थीटा निकालना है तो बेटा टेन को उधर हम इनवर्स में भेज देंगे, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अब तक बेटा हमने क्या सीखा, ए वेक्टर के दो टुकड़े किए, एक्स के अलोंग ए एक्स आई कैप, वाई के अलोंग ए वाई जे कैप। तो ये हमारा हो गया रिजोल्यूशन। अब इस बेटे रिजोल्यूशन के बाद इस जो रिजल्टेंट ए वेक्टर जो है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए वेक्टर का मॉड आपको निकालना है, तो अंडर रूट में आई के साथ जो था ए एक्स उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ है ए वाई उसका स्क्वायर। जब बेटा हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो थीटा से निकालते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा, आपने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ए वाई कौन था, जो कि जे के साथ था, ए एक्स कौन है, जो कि आई के साथ है। तो बेटा ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, तो थीटा निकल कर आएगा हमारा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। और बेटा किसके साथ है ये थीटा एंगल, ये हमारा एच डायरेक्शन के साथ। तो लिख सकते हैं हम विद एच डायरेक्शन। अब बेटा इसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब मैं इसके भी न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो अब इसके जस्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेटा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई एक फोर्स है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप न्यूटन। तो आपसे यहाँ पे दिख रहा है भाई फोर्स के देखो दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, 5 आई कैप और 2 जे कैप। इसका मतलब ये फोर्स एक्स के अलोंग कितने मैग्नीट्यूड का है, 5 न्यूटन का। बाई डायरेक्शन में कितने न्यूटन का है, 2 न्यूटन का है। ऐसे बेटा ये फोर्स दो टुकड़ों में टूट रहा है। आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। बेटा एफ वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा कि अगर मैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो क्या रूल था हमारा, अंडर रूट में जो आई के साथ बैठा है उसका स्क्वायर। आई के साथ कौन बैठा है, 5। इसका मतलब जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर। चाहे एक बार लिख के दिखा दूं मैं, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस में जो जे के साथ है, इट मीन जो फोर्स बाई डायरेक्शन में उसका स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है जो आई के साथ लिखा है बेटा, कितना, 5। बाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है जो जे के साथ लिखा है, 2। बेटा ये निकल कर आ जाएगा 25 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 29 न्यूटन। तो इतना तो बेटा मैग्नीट्यूड हुआ फोर्स का। अब मैं बोलूं इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन के लिए बेटा रूल होता है टेन थीटा।
तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ऊपर तो आता था जे का कोफिशिएंट, इसका मतलब यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जे के साथ कौन सा फोर्स आएगा, बाई डायरेक्शन वाला। नीचे आई का कोफिशिएंट होता था तो कौन सा फोर्स आएगा, जो एक्स के अलोंग है। तो जे के साथ कौन है 2, आई के साथ कौन है 5। अब मैं आपसे बोलूं बताओ टेन थीटा इक्वल टू 2/5 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, नहीं पता मुझे। तो बेटा ऐसे केस में जब आपको नहीं पता होती वैल्यू, तो हम ऐसे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू, हम लिख देंगे टेन को उधर टेन इनवर्स 2/5। ये बता दो भाई किसके साथ एंगल होता है, तो ये हमेशा आई के साथ होता है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के साथ होता है, तो विद एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने जो फोर्स पढ़ा उसका मैग्नीट्यूड तो हो गया √29 न्यूटन, और बेटा उसमें जो थीटा आया वो इतना निकल कर आया। और देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, जैसे आपसे बोला कि भाई v वेक्टर हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप है, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड, v1 वेक्टर मान लिया, v2 वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप है, इतने मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा है फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, बेटा हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है बेटा, आपको दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में बेटा रिजल्टेंट सीधे ऐड करने पे मिल जाता है। तो मैं आपसे बोलूं रिजल्टेंट वेलोसिटी वी रिजल्टेंट, देखो मैं वेक्टर लेके चल रहा हूं, तो वी रिजल्टेंट कैसे मिलेगा मुझे, v1 वेक्टर को और v2 वेक्टर को ऐड कर दो, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में बेटा हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो v1 वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 3i कैप प्लस 2j कैप, v2 वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप। बेटा ऐड करो, ऐड करने का रूल अपना वही आता है, i को i के साथ ऐड करो, तो देखो 3i और 2i 5i, 2j और 5j 7j, बेटा इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। लेकिन ये भी कौन सी फॉर्म में बेटा, वेक्टर की फॉर्म में है। मुझे बताना है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो देखो आपको बेटा ये वेलोसिटी मिली पूरी, तो मैं बोलूं बताओ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बेटा मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में जो आई के साथ है कौन है 5 उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ है 7 उसका स्क्वायर, बेटा 25 और 49 जो भी आएगा ऐड करने पर उतने मीटर पर सेकंड आ जाएगा अंडर रूट में। अब मैं बोलूं डायरेक्शन बताओ, भाई डायरेक्शन का क्या था हमारा, टेन थीटा इक्वल टू जो जे के साथ है वो ऊपर आएगा कौन है 7, जो आई के साथ है बेटा नीचे आएगा कौन है 5, लेकिन आप नहीं जानते 7/5 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो हमारा जो एंगल थीटा आएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स 7/5, और किसके साथ होता है हमेशा, विद एक्स एक्सिस। तो हमने बेटा इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स भी बता दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, और उसकी डायरेक्शन भी बता दी। अब बेटा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D, फिर हम बेटा हम 2D और 3D के रिजोल्यूशन पर मिक्स करके क्वेश्चंस कवर करेंगे सारे, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D। बेटा देखो 3D में वेक्टर को हम तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप पहले 3 डायमेंशन की फिगर बना लो बेटा, ये x है, ये y है, और ये z है। बेटा 3D की फिगर हमारी क्या हो सकती है, एक क्यू बना ले रहा हूं मैं, देखो ये रहा बेटा क्यू, ऐसे बेटा ये 3D फिगर है हमारी ऐसे। अब एक वेक्टर था बेटा जिसको मैं 3D में तोड़ना चाह रहा हूं, तो बेटा मैंने देखो वेक्टर ऐसे मान रखा है, ये तो बेटा पीछे वाला वर्टेक्स आपको दिख नहीं रहा, पीछे वाला पार्ट है इसका जो ओरिजिन, तो देखो उसके सामने ही आएगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई कमरे का देखो ये वाला कोना है, समझना मेरी डायरेक्शन में ये वाला कोना, उसके सामने बेटा कोना सामने वाला होगा दूर, तो ये अगर ओरिजिन है इधर का कोना, तो मैं बिल्कुल जस्ट उसके सामने वाले कोने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा हमारा यहां से लेकर यहां तक ऐसे, ये हमारा ए वेक्टर था। थोड़ा बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है समझने में, तो यहाँ हमें पूरे रूम की पिक्चर के बेस पे देखना पड़ता है।
रूम बेटा यहाँ से वीडियो से मैं समझाना चाहूँ तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करना। तो देखो इसके बेटा जस्ट सामने वाला कोना ये है, तो हमने ऐसे ए वेक्टर को ले रखा था। अब मैं इस ए वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में तोड़ना चाह रहा हूं। इसका मतलब जैसे मैं इनको बेटा नाम दे दूं, ओ, ये ए बी सी, बेटा ओ के ऊपर मैं माने ले रहा हूं ओ डैश, सी के ऊपर सी डैश, बी के ऊपर बी डैश, ए के ऊपर ए डैश। तो बेटा मुझे ये जो ए वेक्टर है कहां लेके गया है, ओ से बी डैश पे लेके गया है। अब मुझे ओ से बी डैश जाने का दूसरा रास्ता भी देखना है। तो देखो मैं ओ से बी डैश का तुम्हें दूसरा रास्ता दिखा रहा हूं। बेटा ओ से जाओ बी, ऐसे जाओ, ओ से बी, फिर बेटा बी से पहुंच जाओ बी डैश पर। तो देखो मैं पहुंच गया बेटा ओ से बी डैश पर। तो जो काम ओ से बी डैश तक जाने में अकेले ए ने किया है, वही काम बेटा ओ बी और बी बी डैश मिलके कर रहे हैं। अभी मैं और डिटेल में बताना चाह रहा हूं इस बात को। अब मुझे बेटा ओ से बी जाना है, ओ से बी लेके जाने का काम कौन करेगा बेटा, ओ से बी कैसे पहुंचूंगा, पहले मैं ओ से ए पे जाऊंगा, फिर ए से बी पे जाऊंगा, फिर मैं कहां पहुंच जाऊंगा, बी से बी डैश। तो मेरे को बेटा फाइनल रास्ता क्या मिला, ओ से बी डैश जाने का। एक तो रास्ता डायरेक्ट ये हो गया, एक रास्ता पहले बेटा एक्स के अलोंग चलो, फिर देखो जेड के पैरेलल चल रहे हो, फिर आप बाई के पैरेलल चल रहे हो। तो आपने ओ से बी डैश जाने में तीनों डायरेक्शन का यूज कर लिया। एक्स का यूज हो गया, ऐसे जा रहे हो तो देखो जेड के पैरेलल हो, जेड का यूज हो गया, ऊपर जा रहे हो तो बाई के पैरेलल हो। तो बेटा इस तरह से मैं ए वेक्टर को तीन डायरेक्शन में तोड़ दूंगा। तो मैं उसी में चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसमें फ्रॉम द फिगर। तो इस फिगर से बेटा आपको दिख रहा है ओ से बी डैश जाने वाला जो रास्ता है, मैं ओ से बी डैश तक पहुंचा। तो ये रास्ता और कैसे हो सकता है, ओ से आप जाओ बी पर, टुकड़ों में तोड़ रहा हूं बेटा मैं, ओ से बी जाओ पहले, फिर बी से बी डैश, ओ से बी जाओ, बी से बी डैश जाओ। अब बेटा ओ से बी के रास्ते को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, ओ से ए से बी। तो आप टुकड़ों के हिसाब से समझ लोगे सही से। तो ओ से बी कैसे गया, मैं पहले गया ओ से ए, फिर मैं गया ए से बी, प्लस में कौन है हमारा बी वी डैश वेक्टर। बेटा इस तरह से हम जा सकते हैं इसमें। तो बताओ ओ से ए जा रहा हूं बेटा मैं, तो मैंने एक्स के अलोंग जो ओ से लेकर ए तक की लेंथ है बेटा मैं यहां लेके दे रहा हूं। ओ से लेकर ए तक की लेंथ हमारी ए एक्स है, क्योंकि ये एक्स के अलोंग है। बेटा ओ से लेकर ए तक की लेंथ ए एक्स है, और मैंने साथ में लगा दिया आई कैप। अब ए से बी की बात कर रहे हैं बेटा, ए से बी हम किसके पैरेलल जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं बेटा हम जेड के पैरेलल। ए से बी को मैंने मान रखा है ए जेड, क्योंकि मैं जेड के पैरेलल गया हूं ए से बी जाने में। देखो ये डायरेक्शन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से समझ जाना, ये वाली लेंथ हमारी ए जेड है, ये वाली लेंथ हमारी ए वाई है, ये वाली लेंथ हमारी बेटा ए एक्स है। तो ए बी किसके बराबर है बेटा, इस ए जेड के। तो ए जेड डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, जेड के लिए हम यूज करते हैं के कैप, प्लस बी बी डैश। बताओ बेटा बी बी डैश, देखो बाई के अलोंग है, तो बी बी डैश किसके बराबर होगी लेंथ में, ओ डैश के। यहां से मैं लिखे दे रहा हूं, बी बी डैश बेटा हमारा ए बाई के बराबर है। तो बी बी डैश को हम लिख सकते हैं ए बाई, बेटा बाई के पैरेलल डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जे कैप। तो आगे पीछे लिख दो बस सीक्वेंस में। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप। सो बेटा हमें फाइनल, और ओबी वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे बेटा, ओबी वेक्टर को हम कह सकते थे ए वेक्टर। तो ओबी वेक्टर डायरेक्ट हमारा ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। ओबी डैश वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के। तो देखो आपने ए वेक्टर को तीन टुकड़ों में तोड़ दिया। सो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आया एक्स के अलोंग कंपोनेंट, बाई के अलोंग, और प्लस में जेड के अलोंग। तो आपने देखा बस एक टर्म ही तो बढ़ गया जो पहले हमने पढ़ा था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और यहाँ पे बेटा ए एक्स आई कैप भी आ गया, ए वाई जे कैप भी आ गया, ए जेड के कैप भी आ गया। तो हमने इस तरीके से एक सिंगल वेक्टर ए वेक्टर को तीन डायरेक्शन में तोड़ा है, एक्स में, बाई में और जेड में। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब बेटा इसके बाद मैं बोलूं, बताओ बेटा इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। पहले की तरह बेटा अब हम मैग्नीट्यूड पर आएंगे। तो देखो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये क्यूब है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है,
कितनी डिग्री का है ये, 90 डिग्री का। ऐसे बेटा देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे रूम को मान लो, ये बेटा हमारे रूम के बेस की तरह जिस पर हम खड़े हैं, फर्श है ये रूम का, और ये क्या है, दीवार है। तो बेटा आप जानते हो दीवार फर्श पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा ये वाला एंगल भी, ये कहाँ पर है, लाइन दीवार फर्श पर है, और ये कौन है, दीवार है। तो बेटा फर्श दीवार के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 का। तो दिखने में नहीं लग रहा होगा आपको 90 का, लेकिन बेटा ध्यान रखना ये फर्श है जिस जमीन पर हम खड़े हैं। तो ये लाइन जमीन पर है और ये लाइन बेटा दीवार पर है। तो जमीन वाली लाइन दीवार वाली लाइन पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है। तो देखो पहले मैं इस एंगल में चल रहा हूँ, ट्राइंगल में ओ ए बी। इन पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं, फॉर मैग्नीट्यूड बेटा उसके लिए पहले मैं चल रहा हूं ट्राइंगल ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो बेटा 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ओबी जो है हाइपोटेन्यूज है, तो ओबी का स्क्वायर इक्वल होगा, बेस कौन है, ओ ए, प्लस परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। चाहो तो इनकी वैल्यू रख दो, ओ ए कितना था हमारा, ए एक्स, और ए बी कितना था बेटा हमारा, किसके पैरेलल है, ये जेड के, तो ये ए जेड है, ए जेड का स्क्वायर। तो बेटा हमें ए बी स्क्वायर मिल गया। अब मैं अगेन चल रहा हूं एक और ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी बी डैश, ओ बी बी डैश। तो बेटा मैंने अभी क्या बताया था, ये वाली लाइन फर्श पर है, ये वाली लाइन बेटा दीवार पर है, दीवार का कोना है एक तरह से, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो देखो ये 90 का हो गया, तो 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ओ बी डैश स्क्वायर, ओ बी डैश स्क्वायर कैसे होगा, बेस का स्क्वायर, बेस कौन है, ओ बी, प्लस परपेंडिकुलर कौन है, बी बी डैश। तो बेटा ओ बी डैश कितना था, इसकी लेंथ कितनी है, ए, खाली ए बोल देंगे क्योंकि ए वेक्टर की लेंथ है, ए स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर बेटा मैं निकाल चुका हूं, कह रहा ओबी का स्क्वायर, तो ओबी का स्क्वायर क्या था हमारा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, प्लस बेटा बी डैश, बी डैश ये कितनी थी लेंथ हमारी, ए वाई तो थी, तो प्लस में ए वाई का स्क्वायर। तो आपने देखा जो हमारा ए निकल कर आया, ए कितना होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, आगे पीछे लिख रहे हैं हम, ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। बेटा इस ए का मतलब ही क्या होता है, ए को ही हम बोलते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या तो मैं खाली ए लिख दूं, या मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर के आगे दो लाइन, तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो बेटा आपने देखो जब 2D में किया था, तो 2D में हमें रिजल्टेंट कैसे मिला था, मैग्नीट्यूड आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर, बस इसमें एक और आगे एक्स्ट्रा, के साथ वाले का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में जो आई का कोफिशिएंट है ए एक्स उसका स्क्वायर, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, आगे भी डायरेक्शन की बात और करेंगे। इसके बाद बेटा हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो डायरेक्शन निकालते हैं वो किसकी फॉर्म में निकालते हैं, कॉस की फॉर्म में निकालते हैं। वहां तो निकालते थे टेन की फॉर्म में निकालते थे डायरेक्शन, यहाँ बेटा डायरेक्शन निकाली जाती है कॉस की फॉर्म में, डायरेक्शन के साथ कॉस का यूज करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन को, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो मैं क्या मान रहा हूँ, जो हमारा ए वेक्टर है वो एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। अब आप बोलोगे सर वाई के साथ तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। बेटा ये दीवार पे लाइन नहीं बन रही, ये लाइन कैसे है, कुछ ऐसे है, ऐसे बाहर की तरफ, ये लाइन बाहर को निकली है। तो हम सोचे कि भाई कहीं दीवार के ऊपर ऐसे है, ऐसे नहीं बन रही है लाइन, कि भाई ये दीवार है, ये लाइन है जी, ये हमारा 30 तो ये 60 हो गया, नहीं, ये लाइन बेटा ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो अगर यहाँ पे एंगल 30 है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पे गलत फहमी मत रहना आपके, भाई ये अल्फा है तो ये हमारा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये लाइन एक्चुअल में ऐसे नहीं है बल्कि थोड़ी सी बाहर निकली है। तो एल्फा का मतलब ये वाला एंगल है, बीटा का मतलब बेटा ये वाला एंगल है। तो ये वाई के साथ एंगल को मैं मान रहा हूँ बीटा। बेटा इसी लाइन का जो रेड कलर दिख रहा है, देखो जेड के साथ एंगल ये रहा, जेड के साथ एंगल क्या है, गामा। तो हमें
लाइन ए वेक्टर, जो ए वेक्टर एंगल था एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इफ एल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल फॉर्म्ड बाई, एंगल फॉर्म्ड बाई ए वेक्टर, किसके साथ है ये एंगल, विद एक्स एक्सिस कोमा बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेटा हमें तीनों डायरेक्शन को बताना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेटा पहला डायरेक्शन कोसाइन मीन्स डायरेक्शन अल्फा का कोसाइन, तो कॉस अल्फा होगा। बेटा कॉस हम जानते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा देखो ये रहा अल्फा एंगल, बेस देखो ये रहा आपको दिख रहा है बेस ए एक्स, हाइपोटेन्यूज कौन है ए। बेटा बेस हो गया हमारा ए एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया ए का मतलब ए वेक्टर का मॉड। तो बेटा ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मॉड का मतलब क्या है, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बेटा ये आ गया कॉस अल्फा। अब मैं बोलूं दूसरी डायरेक्शन बीटा का कोसाइन कॉस बीटा। बेटा ऐसे ही कॉस बीटा के लिए बेस का काम कौन करेगा यहाँ पर, जैसे कॉस अल्फा के लिए बेस एक्स के अलोंग था बेटा ए एक्स था, ऐसे यहाँ पे बेस का काम कौन करेगा ए वाई अपॉन में हाइपोटेन्यूज था। बेटा यही रहेगा सबके लिए ए वेक्टर हमारा, ए वेक्टर हाइपोटेन्यूज है, ए वाई अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ए वाई अपॉन ए वेक्टर के मॉड का मतलब बेटा अभी मैंने लिखा था सारा, अंडर रूट में एक्स के साथ वाले का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे बेटा तीसरी डायरेक्शन के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होगा जेड के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉस गामा। तो बेटा यहाँ पर बेस हमारा ए एक्स था, यहाँ पे बेस ए वाई था, तो बेटा जेड के अलोंग बेस का काम कौन करेगा ए जेड अपॉन में हाइपोटेन्यूज बेटा सबके लिए ए ही रहेगा। तो यहाँ पर ए जेड अपॉन ए का मतलब ए वेक्टर का मॉड, इट मीन्स अंडर रूट में ये रहा ए वेक्टर के मॉड की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड भी बता दिया रिजल्टेंट का, ठीक है, और उसके बाद हमने इसका डायरेक्शन कोसाइन भी बता दिया, तीनों डायरेक्शंस क्या क्या होंगी ये भी हमें मालूम पड़ गई। अब बेटा दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं, उनको समझो क्या है। तो अगर हम बोले हम इफ एल कोमा एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, देन बेटा जो हम बोलते थे ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उनको हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन तब एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, इट मीन्स अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर को ऐड कर दूं बेटा हमेशा वो 1 निकल कर आता है। उसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, प्रूफ। जो आपने देखा था एल का मतलब था जो एक्स के साथ एंगल था रिजल्टेंट का उसका कॉस, तो एल को हम कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा कैसे निकालते थे, बेस होता था ए एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या होता था हमारा अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसके बाद बेटा दूसरा डायरेक्शन कोसाइन एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम कॉस बीटा बोलते थे। तो यहाँ पे बेस कौन होता था हमारा ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज में तो ये होता ही है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तीसरा बेटा एन है, एन को हम कॉस गामा भी बोल सकते हैं, तो ये आ गया हमारा ए जेड अपॉन अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, तीनों आ गए। अब आप तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो, क्योंकि हमें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ऐड करके 1 दिखाना है। नाउ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बेटा करो तीनों का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो ऊपर क्या आएगा ए एक्स का स्क्वायर, बेटा नीचे स्क्वायर करते स्क्वायर रूट हट गया, तो ये आया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर
ए जेड स्क्वायर प्लस, अब बेटा एम का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर प्लस, अब बेटा हम एन का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आएगा ए जेड स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट हट गया तो ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। अब बेटा आपको दिख रहा है तीनों में देखो एलसीएम आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बड़ा एलसीएम इतना आ गया, पूरा तीनों में सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। तो पहले से तो आया ऊपर ए एक्स स्क्वायर, दूसरे से ए वाई स्क्वायर और तीसरे से ए जेड का स्क्वायर, ये कट जाएंगे ऊपर नीचे तो कट के क्या आ गया हमारा आंसर 1। यही मैं प्रूव करना था कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तीनों का सम 1 होता है। अब बेटा इसका सेकंड रिजल्ट देखिए, अगर सेकंड रिजल्ट ये है इफ एल बोले या हम कॉस अल्फा कहें कॉमा एम बोले या हम बोले कॉस बीटा एंड एन बोले या हम बोले कॉस गामा, एक ही मतलब है, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। बेटा ये तीनों ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। देन यूनिट वेक्टर का मतलब जो डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब जो वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा वो क्या होगा। तो बेटा ए वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लगा देते हैं ऊपर, कैप। तो जो ए कैप है इसका मतलब है वो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, या हम कह सकते हैं ए वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। और डायरेक्शन को बेटा बताते कौन है, डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे बताएंगे, पहला जो कोसाइन है एल उसके साथ आई कैप लगा दो, दूसरा जो कोसाइन है एम उसके साथ जे कैप लगा दो, तीसरा जो है उसके साथ लगा दो के कैप। तो बेटा मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, या मैं लिख सकता हूं एल की जगह पर कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो बेटा इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी इजीली पता कर सकते हैं। तो बेटा ऐसे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा।